गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्यापक का विषय वस्तु ज्ञान, यानी कि टीचर्स की जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो कितनी होनी चाहिए। अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि चाहे मुख्य अध्यापक कितना भी कुशल हो, निपुण हो, अगर उसे योग्य अध्यापक नहीं मिलते हैं तो वह विद्यालय का जो कार्यक्रम है उसे सुचारू रूप से नहीं चला सकता। इसलिए विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो दो मानवीय सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो हैं मुख्य अध्यापक और अध्यापक। मानवीय साधन विद्यालय को चलाने के लिए अर्थात शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर एक साधन है मानवीय साधन, जिसके अंदर अध्यापक, मुख्य अध्यापक, फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, या हम क्लरिकल स्टाफ लगा लें, नॉन टीचिंग स्टाफ लगा लें, ये सब जो मनुष्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो मानव साधनों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अध्यापक को अपनी विषय वस्तु की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, एक अध्यापक का शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्व है, वह मुख्य अध्यापक एक बड़ी शक्ति होने के बाद भी अध्यापकों पर किस प्रकार से डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर जो मानवीय साधन है उसमें मुख्य अध्यापक और अध्यापक दो बड़ी शक्तियां मानी गई हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अंग है। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि ये दोनों ही शक्तियां अच्छी तरह से काम न करें, तो इनके अंदर ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपना अपना काम संभालने की आवश्यकता है। यह अगर इस बात को हम इतना कहें कि हम मुख्य अध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाने का जो कार्य है वो अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। अध्यापक की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो टीचिंग जो सब्जेक्ट है, उसकी जो नॉलेज है, या बच्चे का जो सर्वांगीण विकास करने के उसके अंदर गुण हैं, वो सबसे ज़्यादा शैक्षिक क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर एक अध्यापक के बारे में H.G. वेल्स कहते हैं कि इतिहास का वास्तविक जो निर्माता है वो अध्यापक होता है। मनु ने तो अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है। यहाँ पर शिक्षा विद्यालय को गति देती है, यह बात सत्य है। जहाँ पर विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें आदि जो सभी वस्तुएं हैं शैक्षिक कार्यक्रम में सब अपना अपना एक अहम स्थान रखती हैं, परंतु यदि उसमें काम करने वाले जो अध्यापक हैं उनका स्तर, उनका चरित्र उच्च नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, तो विद्यालय प्रगति नहीं कर सकता, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए यहाँ पर अध्यापक को शिक्षा क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना गया है। जो ये सभी वस्तुएं हैं जिसके अंदर विद्यालय भवन भी है, पाठ्यक्रम भी है, निर्देशन कार्यक्रम भी हैं, सहगामी क्रियाएं भी हैं, पाठ्य पुस्तकें भी हैं, ये सब अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती हैं। अध्यापक अगर किसी मेथड को प्रयोग करता है, उस मेथड में कोई कमी है तो उस मेथड की कमियों को सुधार सकता है, परंतु मेथड जो है वो अध्यापक की कमियों को दूर नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अध्यापक को विशेष महत्व दिया गया है। यह अध्यापक को जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, वह दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है इस रूप में देखता है और पूरे संसार को भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। तो हम निष्कर्ष रूप में स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है
जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है। अध्यापक की स्थिति तथा उसके कार्य को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें जो हुमायूं कबीर हैं उन्होंने कहा कि अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया आपको कि एक अध्यापक पद्धति की अर्थात मेथड की कमियों को दूर कर सकता है अगर वह स्वयं उच्च श्रेणी का है, श्रेष्ठ गुणों वाला है, अपनी बेसिक नॉलेज रखने वाला है, तो वहां पर और अगर एक अध्यापक के अंदर ये गुण नहीं है तो कितनी भी उच्च कोटि की पद्धति हो अर्थात श्रेष्ठ मेथड हो वह भी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो इसलिए अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक जो कवि रहे हैं, रहीमदास, कबीरदास जैसे महान कवियों की श्रेणी में इनको देखा जाता है। इन्होंने अनेक दोहे और छंद लिखे हैं, वहां पर ये गुरु की महिमा का वर्णन करने से भी पीछे नहीं हटे। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि मेरे सामने गुरु और गोविंद भगवान यानी कि दोनों खड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। फिर वो विचार करते हैं कि हे गुरु गोविंद यानी कि भगवान का जो रास्ता है वो आपने ही मुझे बताया है, इसलिए आप भगवान से बड़े हुए, इसलिए पहले चरण स्पर्श मुझे आपके करने चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास ने गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी बढ़कर बताया है। आगे क्या कहते हैं, सब धरती कागज करण लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखाने जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सब धरती पूरी पृथ्वी का अगर मैं कागज बना लूं, लेखनी सब बन राय और पूरे वनों को काटकर मैं उनकी कलम बना लूं, सात समुद्र सातों समुद्रों के जल से अगर मैं लिखने के लिए स्याही बना लूं, तब भी हे गुरु तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर हमने जैसा शुरुआत के अंदर ही इस मुख्य एक केंद्र बिंदु के ऊपर जो विचार किया था कि अध्यापक शिक्षा क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, वो इन चंद लाइनों से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो अध्यापक है उसका शिक्षा में क्या स्थान है। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है आज के वातावरण में जिनमें श्रेष्ठ गुण हो। उसका काम मात्र सूचना एकत्रित करना, उन्हें बांटना ही नहीं, उसे तो एक समाज सुधारक का काम करना है तथा नैतिकता का प्रचार भी करना है। यानी कि एक अध्यापक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कार्य नहीं, पहले कहा कि उसे बच्चे में सर्वांगीण विकास, उसमें सामाजिकता, नैतिकता, उसमें भ्रातृत्व की भावना, सहयोग की भावना, संवेगात्मक विचार इत्यादि सभी क्षेत्रों में एक बच्चे को निपुण करना है। तो अध्यापक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो मुदालियर शिक्षा आयोग ने क्या कहा है, ये शिक्षा आयोग है मुदालियर के नाम से जिसका नाम पड़ा है। हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका क्या स्थान है, विद्यालय की जो प्रसिद्धि है तथा सामुदायिक जीवन का पर उसका क्या प्रभाव है, उसमें कार्यरत जो अध्यापक हैं उनके ऊपर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण किस प्रकार से होता है, उस पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अध्यापक है। उस अध्यापक में कैसे गुण हैं, कैसी शैक्षिक योग्यताएं हैं, उसका व्यवसायिक व्यवहार कैसा है, उसने किस प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है,
विद्यालय और समुदाय में उसका क्या स्थान है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में वह रहता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ इसी संदर्भ में जो कोठारी शिक्षा आयोग है, जो 64-66 के नाम से जाना जाता है, वहाँ उसने अपने जो प्रस्ताव है कोठारी शिक्षा आयोग का, उसके अंदर अध्यापक के गुणों को वर्णित करने के लिए क्या कहा कि शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह ही, अर्थात इसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, कोई शक नहीं किया जा सकता, वह सर्वोपरि है, अर्थात सबसे ऊपर है। स्टूडेंट्स, आजकल की शिक्षा में हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित हो गई है, परंतु छात्र केंद्रित शिक्षा में भी एक अहम स्थान है अध्यापक का, क्योंकि छात्र को अध्यापक के निरीक्षण में रहते हुए कार्य करना होता है। तो इस प्रकार से एक बच्चे का समय, उसका पाठ्यक्रम, उसका हर मतलब सब्जेक्ट का जो पीरियड है वो निर्धारित किया जाता है, और उन सब चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है वो एक अध्यापक होता है। तो इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा के अंदर भी सबसे उच्च जो स्थान है वो अध्यापक का है। यहाँ पर हुमायूं कबीर फिर अध्यापक के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ में हम कहें तो राष्ट्रीय भाग्य का जो निर्णायक है वह शिक्षक है। तो शिक्षक को राष्ट्रीय भाग्य का निर्णायक, फिर राष्ट्र का क्या भाग्य होगा उसका निर्णय एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। भारत के महानतम ऋषिवर मनु ने अध्यापक के विषय में क्या कहा है कि अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है। एक पूरे विश्व की जानकारी लेना, वो माँ के गर्भ से जन्म लेकर बच्चा प्राप्त करता है। पिता की श्रद्धा, जब वो पिता के प्रति श्रद्धा रखता है, पिता की भक्ति करता है, तो मध्य जगत को जानता है, मध्य जगत यानी कि सामाजिक व्यवहार को जानता है, और शिक्षक के प्रति अगर श्रद्धा रखता है स्टूडेंट्स से, तो वह पूरे ब्रह्मांड जगत को प्राप्त कर लेता है। परंतु स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि मैं मान सकती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसे हों जिन्हें हमसे भी ज़्यादा नॉलेज हो, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, अच्छा ज्ञान रखने वाले हों, परंतु जो हम ये वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है उतना हम आपके लाभ के लिए, आपके पाठ्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस तरह के जो ये तरीके अपना रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जितना हो सकता है उसका जो रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है वह आपकी तरफ से बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर एक अध्यापक के इतने गुणों का बखान कर रही हूँ, और एक स्टूडेंट्स को अध्यापक के प्रति, अपने गुरु के प्रति किस प्रकार श्रद्धा रखनी चाहिए, अब ये बात मेरे सामने आ गई है तो मैं कहे बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि हर मतलब वीडियो के पीछे 10 व्यू हैं, 8 व्यू हैं, 2 व्यू हैं, किसी में 7 व्यू हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स के पास उसमें इतना समय नहीं होता कि जिस मेहनत से अध्यापक आपके इस पाठ्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट लगाकर हम उस वीडियो को देखें, उससे लाभ उठाएं और उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके और एक अध्यापक का जो हौसला है वो भी बढ़ सके। तो यहाँ पर हमें आपसे एक विशेष शिकायत है, जो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैं कहे बगैर नहीं रह सकी। तो इसलिए क्योंकि आप भी शिक्षक बनने चाह रहे हैं, और इसके अंदर जो हमारे महानतम ऋषि मनु हैं, उन्होंने यही बात कही है कि अध्यापक के प्रति श्रद्धा। अब अध्यापक के प्रति श्रद्धा स्टूडेंट्स की तभी रहेगी जब अध्यापक के अंदर ये सभी गुण होंगे। तो यहाँ पर आगे हम अपने
पाठ्यक्रम पर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रभावी जो अध्यापक है उसके अंदर शिक्षा का जो महत्व है वो समाज तथा शिक्षा पद्धति दोनों से ही मतलब स्पष्ट होता है, जहां पर शिक्षक उन भावी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का भार है। अभी बताया कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो हमारे देश के भावी नागरिक हैं, जो आज विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के ऊपर देश के विकास का या पतन का जो भी भार है उनके कंधों पर है। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस अध्ययन कार्य से को चुनता है, जैसे आप भी जब बीएड कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप बाय चांस तो नहीं, बाय चॉइस ही शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, तो वहाँ पर किसी व्यवस्था के कारण ये कार्य चुनना नहीं। उसका यह चुनाव उसकी रुचियों के, उसकी प्रवृत्तियों के तथा इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। केवल ऐसा होने पर ही वह व्यवसाय के लिए कोई सार्थक कार्य कर सकता है। उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग को अध्यापकों के चयन के समय इस बात का अधिक ध्यान देना चाहिए कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का इस व्यवसाय के चयन हो सके जो वास्तव में इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। अभी मैंने बताया कि बाय चांस या बाय चॉइस, तो सभी क्षेत्रों के अंदर काम चल सकता है, बाय चांस में भी चल सकता है, क्योंकि काम करने के साथ साथ उसमें रुचि बन ही जाती है और काम सीखा जा सकता है। परंतु अध्यापक का एक जो कार्य है वो ऐसा है जो बिना इंटरेस्ट के, यानी कि बाय चॉइस अगर हम उस क्षेत्र को नहीं चुनते हैं तो उसके अंदर हम भावी नागरिक यानी कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर साफ साफ ये बताया गया है कि जो भी इस कार्य को चुने वह अपने रुचि के अकॉर्डिंग ही इस क्षेत्र में आए। प्रभावी अध्यापक होने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक में विषय वस्तु का ज्ञान, अवधारणात्मक कौशल है। ये अवधारणा कंसेप्ट क्लियर है कि अपने स्वयं के सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक नॉलेज उसे अवश्य होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति विषय के ज्ञान के अभाव में तो शिक्षक कभी नहीं बन सकता। अतः शिक्षक के लिए अति आवश्यक है कि वह विद्यालय में जिस विषय का शिक्षण करे उसका पूर्ण ज्ञान हो। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा या कम है तो वह अपने छात्रों का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। और इस संबंध में एक विद्वान ने कहा कि एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक है, परंतु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिए इससे भी अधिक घातक है। कहने का तात्पर्य कि एक अयोग्य चिकित्सक है वो एक मरीज के लिए घातक है, परंतु अयोग्य शिक्षक पूरे देश के लिए घातक है, क्योंकि वह न केवल अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकृत बनाता है यानी कि अपंग बनाता है, बल्कि उन्हें हानि भी पहुंचाता है। इसलिए उनके विकास को अवरुद्ध करता है और उनकी आत्मा को मरोड़ देता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह अपने विषय का सदैव विद्यार्थी बना रहे, अर्थात अपने स्वयं के, ये नहीं कि कभी किसी विषय की तरफ भागे कभी किसी विषय की तरफ भागे। एक विषय को छोड़कर मैं किसी भी लैंग्वेज, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएस है या मैथ है, कई बच्चे ज़्यादा एडिशनल मतलब एग्जाम देते रहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में भी चांस मिल सकता है, इस क्षेत्र में भी चांस मिल सकता है। तो ये बात यहाँ पर एक विशेष कही गई है कि वह अपने विषयों के साथ छेड़छाड़ न करके, ज़्यादा चांस के चक्कर में न घूमकर अपने ही सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज मजबूत करे। यदि अपने विषय क्षेत्र में जैसा वह चाहता है वैसी निपुणता अध्यापक के अंदर कमी लाती है तो अध्यापक विश्वस्तता पूर्वक अपने विद्यार्थियों का सामना नहीं कर पाएगा, इधर उधर की बातें करेगा, टाल मटोल करेगा, ना ही पूरे पीरियड में अपनी पूरी रुचि के साथ बच्चों को पढ़ा सकेगा, ना ही स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं उनका रिप्लाई कर सकेगा। तो इस प्रकार के जो कम ज्ञान के आधार पर जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वह बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देगी और वह देश के लिए घातक होगी।
तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा गया है कि केवल अपने विषय और उससे संबंधित क्षेत्रों के ज्ञान से ही कोई प्रभावी नहीं बन जाता। जो अध्यापक को प्रभावी बनना है तो उसमें सर्वांगीण जो क्षेत्र हैं अर्थात बच्चे के विषय का जो ज्ञान प्रदान करना है, उसके साथ साथ उसमें सामाजिकता, उसमें सहयोग की भावना, भ्रातृत्व की भावना, नैतिकता की भावना, उसके अंदर संवेगात्मक विकास इत्यादि भी करना है। तो इन पक्षों को भी एक अध्यापक साथ लेकर चले, इसलिए उसे इन क्षेत्र की भी नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार से व्यवसायिक जो कौशल हैं उसका भी विकास अध्यापक ने करना है। अध्यापक को इस योग्य होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कर सके। अध्यापक में प्रभावी शैक्षणिक पद्धतियों के चयन और उपयुक्त दृश्य सर्वे साधनों के उपयोग की योग्यता भी होनी चाहिए कि किस चैप्टर को पढ़ाते समय कौन से साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, किस मेथड के अकॉर्डिंग चैप्टर को अच्छा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार करवाया जा सकता है। ये सब नॉलेज अध्यापक को होनी चाहिए। अध्यापक से यह भी अपेक्षित है कि सुनिश्चित उपचारात्मक प्रतिपूरक यथार्थवादी शिक्षण पर विधियाँ। उपचारात्मक यानी कि बच्चों के सामने बार बार अनेक समस्याएं रखे और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में उनकी सहायता करे और किसी प्रकार का भी रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से आता है उसके अकॉर्डिंग आगे का कार्य करवाए और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस प्रकार से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ सरल लाभ प्रदान करने के लिए जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो तैयार किए जाने चाहिए। अध्यापक में परिचर्चा, वाद विवाद, श्यामपट्ट के ऊपर लेखन कार्य, साक्षात्कार, बच्चों से इंटरव्यू वगैरह लेना और प्रश्न उत्तर, इसी प्रकार के जो स्पष्टीकरण करने के जो विभिन्न तरीके हैं उन तरीकों को संप्रेषण करने की योग्यता के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि कक्षा के अंदर किसी प्रकार की निरस्ता ना आए। बच्चे भी उस पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व होने चाहिए, क्लास के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एक संगठनात्मक दक्षता अध्यापक की एक अन्य संपत्ति बताई गई है। अध्यापक में कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने तथा विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं उपयोग करने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। समूह गतिकी का बोध कक्षा प्रबंध में काफी सहायक होता है। व्यक्ति सापेक्ष समूह तथा अध्यापक केंद्रित शिक्षण परिविधियों की अच्छी जानकारी अध्यापक के कार्य को सहज बनाएगी, सरल बनाएगी। इसके अतिरिक्त अध्यापक में पुस्तकालय संसाधन जैसे शब्दकोश हैं, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, हमें पुस्तकालय कैटलॉग वगैरह हैं जहाँ पर अलग अलग मतलब जो भी वर्ड वगैरह लिख कर चार्ट वगैरह के ऊपर जो जगह जगह लगाए जाते हैं, एटलस मानचित्र वगैरह का प्रयोग, इस प्रकार के जो विशेषज्ञता विकसित करने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण है कि अध्यापक को साक्षात्कार करने, नोट्स बनाना, संदर्भ सामग्री का प्रयोग करना, ऐसी सूचना संग्रहण कौशल्यों में भी समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार की जो सूचना है वो इकट्ठे करते रहना चाहिए ताकि समय पड़ने पर स्टूडेंट्स की सहायता की जा सके। अपने विद्यार्थियों को अनुप्रमाणित एवं अभिप्रेरित करने की योग्यता अध्यापक की एक अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति है। अध्यापक के नाते अध्यापक को यह जानना चाहिए कि अधिगम में मुख्य बाधा डर है। इसलिए अध्यापक को इस बात से बचना चाहिए कि वह किसी प्रकार का भी भय बच्चे के अंदर न बनाए और किसी प्रकार की जो गलत बातें हैं वो विद्यार्थियों के प्रति कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी को डफर बोलना है, मूर्ख बोलना है, नालायक बोलना है, उससे बच्चों के अंदर हीन भावना आती है और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे बच्चा किसी भी ग्रेड का हो, चाहे वह डी का, सी का, ई का, फिर भी जितना काम उसने किया है उसके ऊपर बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए, एक अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। इन सब दक्षताओं के अतिरिक्त अध्यापक में निदानात्मक और मूल्यांकन कौशल भी होना चाहिए कि वह अपने स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कर सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके और कि उसके द्वारा सिखाए गए ज्ञान में से विद्यार्थी कितना
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनका स्तर उसमें आ रहा है, और उनका स्तर उच्च करने के लिए और क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त उसे विद्यार्थी के व्यक्तिक पूरा वृत्त का मूल्यांकन करने और उसके व्यवहारात्मक लक्षणों को पहचानने, यानी कि कोई स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो उसके पीछे परिवार का क्या माहौल है, किस प्रकार के उसके व्यवसायिक जो लक्षण हैं, आगे चलकर वह किस व्यवसाय में कार्य कर सकता है, इस प्रकार से भी एक एक विद्यार्थी के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापक में यह योग्यता भी हो कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मापन के लिए उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग कर सके, उनका विकास और उनके प्रयोग करने में सहायक हो, और इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों की जो वस्तुपरक व्याख्या है वह भी वह कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वह था कि अध्यापक के अंदर अपनी विषय वस्तु का कितना ज्ञान हो, और विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास में वह किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है, ये सब नॉलेज एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। तो अध्यापक का शिक्षा क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या उसका स्थान है, उसको शिक्षा क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्यों कहा गया है, इन मुख्य जो बिंदु हैं उनके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यह है, मैं आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आगे की